हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज का नया टॉपिक शुरू करेंगे, संज्ञा और सर्वनाम। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनमें से एएमयू में जो 9th एंट्रेंस एग्जाम है इसमें हर वर्ष प्रश्न आया है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, 2024 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा बताना है। पहला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा बताना है। इसके 4 ऑप्शन हैं, सचिन, मनमोहन सिंह, बंदर और भावना। ठीक है, अब देखिए, यहां पर जातिवाचक संज्ञा पूछा जा रहा है। संज्ञा में जो जाति का बोध कराते हैं, जाति का मतलब जैसे इंग्लिश में से कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे मान लीजिए पर्वत, नदी, पुरुष, देश, और पेड़, गाय, भैंस, ये सब क्या है? ये सब एक जाति का बोध कराते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसे देश है, बहुत सारे देश हैं। ठीक है, पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं, गाय है, बहुत सारी गाय होती हैं, भैंस, बहुत सारी भैंसें होती हैं, पर्वत बहुत सारे होते हैं, नदी बहुत सारे होते हैं, पुरुष बहुत सारे होते हैं। तो ये एक जाति, कम्युनिटी का बोध कराते हैं। इससे हमें किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में या एक इकाई के बारे में नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो जहां पर हमें एक ही तरीके की बहुत सारी चीजों का बोध हो, बहुत सारी चीजों का प्रतीत हो, ठीक है, तो वह जो शब्द होगा वह जातिवाचक संज्ञा होगा। संज्ञा है तो संज्ञा से नाम का बोध होता है। संज्ञा का मतलब ही है, संज्ञा का मतलब नाम बताने वाले शब्द। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम वाले शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा पूछा जा रहा है, तो यानी कि ऐसा नाम, नाम तो है, संज्ञा का मतलब ही है नाम। ठीक है, नाम वाले शब्द नेमिंग वर्ड कहते हैं। और ऐसा नाम जिससे हमें किसी जाति का बोध हो। जाति का बोध का मतलब कि इस शब्द से हमें ऐसे एक नाम का, ऐसा एक नाम होगा जो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होगा, उस नाम में बहुत सारे उस तरीके का एक समूह होगा। जैसे कि पर्वत है, अब हिमालय पर्वत भी है, अरावली पर्वत भी है, विंध्य पर्वत भी है। ठीक है, इसी तरीके से दक्षिण भारत में नीलगिरी है। ठीक है, वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत है। तो इसी तरह दूसरे देश में जाएंगे आपको आल्पस है। ठीक है, और ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। ठीक है, पिरीनीज माउंटेन है, पिरीनीज की पहाड़ियां हैं। तो जो एक शब्द से उसमें बहुत सारी चीजों का बोध हो और उसी तरीके की चीजों का बोध हो। जैसे कि पर्वत है तो पर्वत बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हमने किसी एक पर्वत का नाम ले लिया, जैसे हमने कहा आल्पस पर्वत, हमने कहा अरावली पर्वत, तो अरावली एक नाम ले लिया। तो नाम, पर्वत भी नाम है, क्योंकि संज्ञा है तो नाम ही होगा। लेकिन उस शब्द में संज्ञा, जो पर्वत एक शब्द है तो उसमें उस तरीके के बहुत सारे पर्वत आएंगे। ठीक है, लेकिन अरावली जो है, जब अरावली पर्वत कहेंगे तो अरावली एक विशेष पर्वत है। ठीक है, अरावली नाम का एक ही पर्वत है। अब हो सकता है अरावली नाम के दूसरे पर्वत भी हों, ठीक है, लेकिन वो पर्वतों में एक निश्चित, उसको हमने एक यूनिट, एक इकाई के रूप में प्रतीत कर दिया। जैसे हमने कहा कि किसी व्यक्ति का नाम मोहन है, किसी का व्यक्ति का नाम इमरान है, किसी व्यक्ति का नाम अकरम है। तो मोहन, इमरान और अकरम ये हैं तो पुरुष, हैं तो व्यक्ति, लेकिन इनको हमने एक विशेष इकाई के रूप में, यानी एक यूनिट के रूप में हमने इनको देखा। ठीक है, तो इसलिए ये जो एक व्यक्ति के नाम है, जैसे कि मोहन, अकरम, इमरान, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। उसी तरीके से जैसे आल्पस पर्वत है, पिरीनीज पर्वत है, अरावली पर्वत है, हिमालय पर्वत है, तो ये सब क्या है? ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल व्यक्तियों के बारे में बात नहीं हो रही है, उसमें चाहे व्यक्ति हो, पहाड़ हो, नदी हो, समुद्र हो, महासागर हो, ठीक है, खाड़ी हो, द्वीप हो, उसमें अगर किसी एक
एक इकाई का बोध होगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और अगर पूरा एक समूह का बोध होगा यानी उस शब्द के अंदर उस तरीके के बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो वहां पर जाति का बोध होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें पूछा जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए सचिन एक व्यक्ति का नाम है, तो सचिन जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। मनमोहन सिंह एक व्यक्ति का नाम है, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। भावना, देखिए भावना भी लड़कियों का नाम, महिलाओं का नाम होता है, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। दूसरा, अगर भावना शब्द नाम भी होता है और इससे एक भाव का भी बोध होता है। बंदर, देखिए बंदर जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बंदर से हमें किसी एक पर्टिकुलर बंदर का बोध नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर बंदर का ज्ञान नहीं हो रहा है, हम इस बंदर को इम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, यानी इसको हम विशेष दर्जा नहीं दे रहे हैं, इससे हमें पूरे बंदर समूह का बोध हो रहा है, तो ये बंदर जाति का बोध करा रहा है शब्द, इसलिए यह नाम जो है ये संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा सी इसका सही उत्तर होगा। सी इसका सही उत्तर होगा, सी बंदर। अगला प्रश्न है, इसमें भाववाचक संज्ञा बताना है। ये 2018 में प्रश्न आया हुआ है, एओमी एंट्रेंस 2018 में प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताना है, ठीक है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा से भाव का बोध होता है, ठीक है। भाव क्या होता है इसको समझिएगा। भाव का मतलब जो हमें स्थूल रूप में, यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि खुशी, हमने कहा सुंदरता, तो सुंदरता को सुंदरता दिखाई नहीं देती। जैसे मान लीजिए ये एक फूल बना हुआ है, ठीक है, अब देखिए जैसे फूल है, अब यहाँ पे फूल बना हुआ है, अब इस फूल में ये फूल हमें दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये फूल हमें दिख रहा है, लेकिन इसकी फूल की जो खुशबू है, फूल की खुशबू, सुंदरता। अब देखिए फूल की खुशबू और सुंदरता, इसकी खुशबू, सुंदरता ये हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो जो फूल हमें दिखाई दे रहा है लेकिन इसकी खुशबू और सुंदरता नहीं दिखाई दे रही है। इसी तरह सुख दुख ये हमें दिखाई नहीं देता, जैसे ये हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, उसके भावों को समझ करके हम ये समझते हैं, ये उसके भाव को देख करके कि यह व्यक्ति सुखी है या दुखी है, यह व्यक्ति प्रसन्न है या दुख में है। यहाँ पर फूल को देख करके आप फूल देख रहे हैं, लेकिन उसकी खुशबू जो है वो नाक के माध्यम से हम महसूस करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं। उसी तरीके से उसकी सुंदरता को भी हम महसूस करते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती। तो जो चीज हमें प्रत्यक्ष रूप से यानी अपनी आंखों से स्थूल रूप में, सॉलिड फॉर्म में वो दिखाई न दे, ठीक है, वह एक भाव होता है। भाव का मतलब कि वह हमें स्थूल रूप में यानी कि साक्षात रूप में हमें दिखाई ना दे, उसे हम केवल अपनी इंद्रियों से, आंखों से, नाक से, कान से केवल हम उसके महसूस कर सकें, तो वह एक भाव होता है। आप देखिए जैसे कवि है,
कवि हमें स्थूल रूप में दिखाई देता है, तो कवि एक भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। कोई कवि है, उसका एक शरीर होगा तभी तो कवि होगा, मनुष्य रूप में होगा, मनुष्य ही कवि होता है, ठीक है। तो कविता कवि है तो एक मनुष्य होगा, तो हमें दिखाई देगा, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, ठीक है। आलसी, आलसी देखिए, आलसी जो है, आलसी एक व्यक्ति होगा, ठीक है, आलसी एक व्यक्ति होगा। आलसी जो है ये संज्ञा नहीं है, पहला चीज। आलसी जो है एक विशेषण है, वह एक विशेषता बता रहा है, किसी भी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो ये संज्ञा ही नहीं है, ये विशेषण है, ठीक है। अब देखिए गरम, गरम भी क्या है, वह एक विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो यह भी संज्ञा ही नहीं है। ये दोनों क्या है, ये दोनों विशेषण हैं। विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। तो आलसी और गरम शब्द जो हैं ये संज्ञा ही नहीं है, और कवि जो है ये संज्ञा तो है लेकिन यह जातिवाचक संज्ञा है, इससे हमें एक कवि की जाति का बोध हो रहा है। तो ये तीनों तो भाववाचक संज्ञा नहीं आएंगे। बचता है अपनापन, अपनापन जो है यह भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा होगा ए। भाववाचक संज्ञा में जो मुख्य बात याद रखनी है, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। संज्ञा में 5 भेद होते हैं और इन 5 में से 2 संज्ञाएं ऐसी होती हैं, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, ठीक है। दूसरा चीज, जो भाववाचक संज्ञा है वह हमें दिखाई नहीं देती, जैसे प्रेम, सत्य, ठीक है, प्रेम और सत्य दिखाई नहीं देता। किसी को प्यार हो जाता है, किसी को प्रेम हो जाता है तो उसके लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रेम क्या है वो दिखाई नहीं देता। और अगर उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं और उनके लक्षणों को हम देख पाते हैं, ठीक है, तो असली प्रेम नहीं है। उसी तरीके से किसी की सुंदरता, किसी फूल की या किसी की भी सुंदरता या खुशबू को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आप उसे देख पा रहे हैं तो वो नकली सुंदरता है, ठीक है। जैसे कोई बढ़िया क्रीम और लिपस्टिक लगा ले, ठीक है, और बढ़िया इत्र डाल ले और अपने आप को कहे कि हम बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं, तो वो एक नकली सुंदरता है। असली सुंदरता ये होती है, वो एक भाव होता है और वो भाव अपने आप प्रकट होता है। उसको अगर हम किसी रूप में, बनावटी रूप में दिखाएंगे तो असली सुंदरता नहीं और नकली सुंदरता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगा अपनापन। अगला देखिए, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है। निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए 2016 में प्रश्न आया हुआ है। इसमें आपको 4 विकल्प हैं, पानी, लस्सी, शरबत और बर्फी। द्रव्यवाचक संज्ञा में मैंने बताया कि द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य का मतलब, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का, पहले इस प्रश्न का सही उत्तर मैं बता देता हूं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। ए क्यों होगा इसको समझिएगा पहले। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य मतलब इंग्लिश में इसे कहते हैं मैटर, पदार्थ, पदार्थ या द्रव्य, ठीक है। हिंदी में जो द्रव्य शब्द बना है यह द्रव से बना है, लेकिन द्रव का मतलब होता है जो तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड, ठीक है। तो द्रव्य का मतलब, द्रव्य का मतलब तरल, तरल नहीं होता है। द्रव्य जो है वह द्रव से बना है, लेकिन द्रव्य में केवल तरल पदार्थ नहीं होते। द्रव एक अलग कैटेगरी है। द्रव्य जो है वह पदार्थ का ही पर्यायवाची है। तो यह ध्यान रखना है कि द्रव्य और पदार्थ ये एक समानार्थी शब्द हैं। द्रव्य और पदार्थ इन दोनों की इंग्लिश होगी मैटर, ठीक है। और जो द्रव होता है, द्रव का मतलब होता है जो तरल यानी बहता हुआ जो पदार्थ होता है, ठीक है। तो द्रव शब्द जो होता है ये अलग है, द्रव का मतलब होता है लिक्विड। तो इन शब्दों के अंतर ध्यान रखना है कि द्रव और द्रव्य अलग अलग चीजें हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, पहला बात। तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा में सभी तरीके के पदार्थ आएंगे, चाहे वो मेटल हो, धातु हो, या जो तरल पदार्थ हैं, ठीक है, या गैसीय अवस्था में जो जिनकी गैसीय अवस्था है वो भी द्रव्य में आएंगे। तो द्रव्य में ऐसा नहीं है कि द्रव्य में केवल तरल पदार्थ ही नहीं आएंगे, द्रव से बना हुआ शब्द है। इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि इसको बहुत बच्चे तरल पदार्थ समझ लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में केवल तरल पदार्थ नहीं आते हैं, इसमें धातुएं भी आती हैं,
लेकिन कैसे ये संज्ञा कैसी है? द्रव्यवाचक संज्ञा में वे शब्द आते हैं जिनमें एक ही तरीके का पदार्थ हो, ठीक है, यानी उसमें मिश्रण ना हो, ठीक है। जैसे पानी है, लस्सी है, शरबत है, बर्फी है। अब देखिए पानी में केवल पानी है, लस्सी में उसमें दूध के साथ उसमें चीनी भी है, उसमें और भी काजू किशमिश मेवा जो मिलाना हो मिला देते हैं, ठीक है। नकली चीज मिलाना, नकली चीज मिला देते हैं। बर्फी में भी इसी तरह है, उसमें खोया है, चीनी है, और जो मिलावट करना वो मिलावट कर दें। तो उसमें बहुत सारी चीजों का उपयोग को मिला करके बनाई गई वस्तुएं हैं ये। शरबत में भी पानी है और पानी के साथ चीनी है, तो एक से अधिक पदार्थ हो गए। जहां पर एक से अधिक पदार्थ होंगे वो द्रव्यवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा में वही शब्द आएंगे जहां पर केवल एक ही तरीके का पदार्थ उपयोग में लाया गया हो, ठीक है। तो ये अंतर ध्यान रखना। दूसरा अंतर, द्रव्यवाचक संज्ञा भी हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा भी हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है, जैसे कि भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा में 5 संज्ञा होती हैं और उसमें से 2 संज्ञाएं यानी द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। ये चीज ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? ये 2008 में प्रश्न आया हुआ है एमयू में, ठीक है। देखिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जा रही है। इसमें सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, केवल व्यक्तियों के बारे में बात नहीं की जाती है। यहां पर कोई भी चीज हो पूरे धरती में या पूरे ब्रह्मांड में, अगर वो इकाई रूप में है, ठीक है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी नदी का नाम हो सकता है, किसी देश का नाम हो सकता है, किसी महिला का नाम, किसी पुरुष का नाम, किसी बच्चे का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी पहाड़ का नाम, किसी डेजर्ट का नाम, किसी रेगिस्तान का नाम है, ठीक है। तो वो सभी जो नाम हैं जिससे हमें एक इकाई का बोध हो रहा है, एक इकाई का बोध हो रहा है, यानी सिंगल यूनिट का बोध हो रहा है, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। और अगर उस शब्द से यानी उस नाम से हमें एक ऐसी चीज का बोध हो रहा है कि उसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे देश शब्द है। अब देश, बहुत सारे देश हैं, 195 देश हैं। अब 195 देश हैं, उनमें से एक देश भारत है। तो अगर भारत के बारे में बात करेंगे भारत देश, तो भारत देश जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर हमने केवल देश शब्द कहा तो वह एक जातिवाचक संज्ञा होगा। बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है, अरावली है, हिमालय है, आल्पस है, ठीक है। दूसरे देशों में जाएंगे जैसे पिरिनीज है। तो पहाड़, एक जो पहाड़ शब्द है, पर्वत शब्द है, वह एक जाति का बोध कराता है। हिमालय के बारे में बात करेंगे, हिमालय पर्वत, तो उससे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होगा, ठीक है। तो ये अंतर ध्यान रखना है। यहाँ पर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा इसमें देखिए पहाड़ नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ से हमें एक जाति का बोध हो रहा है। बाघ, बहुत सारे बाघ होते हैं। बाघ शब्द जो है वह एक जाति का बोध कराता है। एक हमने किसी पर्टिकुलर बाघ के बारे में बात किया कि उसका नाम शेरू है, गोलू है, भोलू है, ठीक है, तो वह जो है वो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन बाघ शब्द जो है वह एक जाति का बोध कराता है, इसलिए यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। बिल्ली भी जातिवाचक संज्ञा है, वो उससे जाति का बोध हो रहा है, तो यहां पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। तो यह भी गलत ऑप्शन है। एक ऑप्शन बचता है सी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहां पर हिमालय लिखा हुआ है। हिमालय जो है यह भी एक पहाड़ है, यह भी एक पर्वत है, लेकिन यह केवल एक पर्वत का बोध कराता है। इससे सभी पर्वतों का बोध नहीं हो रहा है, इससे एक पर्वत का बोध हो रहा है। ध्यान रखिएगा, एक पर्वत, हमने क्या बताया था परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से एक इकाई का बोध हो रहा है। यहां पर हिमालय से एक पर्वत का बोध हो रहा है, इसलिए हिमालय जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा सी। संज्ञा में फिर से ध्यान रखना है, संज्ञा से नाम का बोध होता है, और इसमें जो सबसे प्रमुख संज्ञा में से 2 संज्ञाएं हैं, जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, ठीक है। और जब जाति का बोध होगा तो उसमें उस तरीके के बहुत सारे नाम आएंगे, ठीक है। जैसे पहाड़ है, पहाड़ एक जाति है, ठीक है। नदी है, नदी एक जाति है, ठीक है। जानवर है, गाय है, बाघ है, ये सब एक जाति का बोध कराते हैं। हमने किसी पर्टिकुलर नदी के बारे में बात की, जैसे हमने कहा नर्मदा नदी, गंगा नदी, गोमती नदी, तो गोमती नदी का नाम लिया, तो गोमती नदी से क्या बोध हो रहा है, एक नदी का नाम है गोमती नदी। नदी शब्द में बहुत सारी नदियां आती हैं, लेकिन गोमती नदी जैसे कहेंगे तो वह, उससे हमें एक इकाई का बोध हो रहा है,
इसलिए वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। ये 2007 में आया हुआ प्रश्न है। यहां देखिए द्वीप, भूगोल, घाटी और दिशा, 4 विकल्प हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब फिर से वही परिभाषा ध्यान रखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति मतलब एक इकाई का बोध हो रहा है। एक इकाई, वह किसी भी जाति, किसी धरती में पाए जाने वाले जितने भी समूह, जितनी भी जातियां, चाहे वो किसी पेड़ पौधे की जाति हो, चाहे वो किसी जानवर की जाति हो, इंसान की जाति हो, किसी भी तरीके की जो जाति होगी वह सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। और अगर उनमें से किसी एक इकाई के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर उसी जाति के किसी एक इकाई का हम नाम लेंगे तो वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे हमने कहा देश, ठीक है, हमने कहा द्वीप, तो जैसे हमने देश और द्वीप कहा तो यह इससे हमें बहुत सारे देशों का तुरंत मन में एक विचार आएगा कि देश तो बहुत सारे हैं, द्वीप बहुत सारे हैं। ठीक है, नदी शब्द, नदियां बहुत सारी हैं, पहाड़ बहुत सारे हैं। ठीक है, बिल्लियां बहुत सारी हैं, गाय बहुत सारी हैं, चिड़िया बहुत सारी हैं। ठीक है, इसी तरीके से जंगल बहुत सारे हैं, पेड़ बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से हमने कहा आम का पेड़। ठीक है, आम का पेड़, आम जो है वह एक विशेष हमने एम्फेसाइज कर दिया, यानी कि एक यूनिट बना दिया, एक इकाई के रूप में बता दिया कि पेड़ बहुत सारे होते हैं लेकिन आम का पेड़ जो है वह एक इकाई के रूप में, इसलिए आम का पेड़ कहते ही हमें बोध होगा, हमें जानकारी मिलेगी कि वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब पेड़ जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए द्वीप जो है, द्वीप बहुत सारे होते हैं, द्वीप से हमें एक इकाई का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। घाटी जो है, घाटियां बहुत सारी होती हैं, इससे हमें एक इकाई का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, दिशाएं बहुत सारी होती हैं, दिशाओं में हमें किसी एक पर्टिकुलर दिशा का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह एक जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ये सब एक जातिवाचक संज्ञा है। भूगोल, देखिए बहुत सारे विषय होते हैं, विषय बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन विषयों में से एक विषय है भूगोल, इसलिए यहाँ पर इससे हमें एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होगा। इसका सही आंसर होगा बी। यहाँ पर भूगोल क्यों सही होगा इसका विकल्प, क्योंकि ये भूगोल एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, बहुत सारे विषय होते हैं उसमें से भूगोल एक विषय है, तो इससे हमें एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, यानी एक इकाई का बोध हो रहा है। यहाँ पर इस जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, इस शब्द में कंफ्यूज नहीं होना है कि केवल व्यक्तियों के बारे में बात नहीं की जा रही है, कोई भी ऐसी चीज जो इकाई रूप में हो, यूनिट रूप में हो, यानी सिंगल हो। ठीक है, जैसे हमने कहा मोहन, हमने कहा अकरम। ठीक है, तो मोहन एक व्यक्ति का नाम है, अकरम एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो अब व्यक्ति बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें से एक व्यक्ति का नाम लिया गया तो वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसी तरीके से विषय बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें से केवल हमने भूगोल का नाम लिया तो भूगोल जो है वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, विषय शब्द जो है वह अपने आप में एक जाति का बोध कराता है, लेकिन भूगोल शब्द जो है उससे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें समूहवाचक संज्ञा बताना है। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, समूह का बोध कराने वाला जो शब्द होता है, समूह का बोध कराने वाला नाम जो होता है उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है ए सेना, बी तारा, सी जहाज और डी नगर। ठीक है, देखिए नगर शब्द, एक एक शब्द लेते हैं नगर। नगर से समूह का बोध नहीं हो रहा क्योंकि नगर से एक हमें जाति का बोध होता है कि नगर, जैसे मान लीजिए हमने कहा अलीगढ़ नगर। ठीक है, तो अलीगढ़ नगर से हमें, अलीगढ़ नगर तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, नगर शब्द जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा का बोध नहीं होगा। तारा जो है उससे हमें एक का बोध हो रहा है, इकाई का बोध हो रहा है। तारा मंडल जो होता है तो तारा मंडल जो है वह समूहवाचक संज्ञा होता है, लेकिन तारा से हमें एक इकाई का बोध हो रहा है, तो यह भी एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, जहाज देखिए, जहाज से हमें एक जाति का बोध हो रहा है तो ये एक जातिवाचक संज्ञा होगा, यह भी समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा। सेना इसका सही आंसर होगा, सेना ए। सेना क्यों सही आंसर होगा, क्योंकि सेना समूह क्यों है, सेना में सैनिकों का समूह है। सेना जो है
एक व्यक्ति से मिलकर के नहीं बनती। सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, बहुत सारे सैनिकों से, बहुत सारे हथियारों से, बहुत सारे उसमें अन्य जो इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, उन सब से मिलकर के सेना बनती है। सेना का मतलब केवल सैनिक ही नहीं, सेना का मतलब उसमें शामिल सभी चीजें, ठीक है, पूरा उसका एक जो सिस्टम है वो सब मिलकर के सेना बनाता है। इसलिए सेना एक समूह का बोध कराता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है। ये 2011 में प्रश्न आया हुआ, इसी तरीके का प्रश्न पहले ही भी आया है। इससे फिर से वही ध्यान रखना है, द्रव्यवाचक संज्ञा में वे शब्द, वे द्रव्य आएंगे जिसमें एक ही तरीके का पदार्थ यूज किया जाता है, ठीक है, वहां पे मिश्रण नहीं होता, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा में एक सिंगल यानी एक पदार्थ होगा, उसमें अगर मिश्रण होगा तो द्रव्यवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। जैसे मिठाई है, मिठाई द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि मिठाई में खोया, चीनी और बहुत सारी चीजें, काजू, किशमिश, मेवा सब मिला करके मिठाई बनती है, तो यह एक मिश्रण है, यह द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा, ठीक है। खटाई, खटाई भी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा, इसमें भी बहुत सारी चीजें मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। रोटी, रोटी भी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आटा है, उसमें पानी है और उसमें और भी बहुत सारी चीजें अपनी आवश्यकता अनुसार लोग मिला करके बनाते हैं, तो यह भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा, ठीक है। चांदी, देखिए चांदी जो है, इसमें केवल चांदी की बात की जा रही है, तो एक पदार्थ है, यहाँ पर एक मेटल है, एक धातु है, एक पदार्थ है, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा में होगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा बी। अगला है, देखिए ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एमयू का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, ठीक है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। इसका जो सही आंसर होगा आलम आरा फिल्म, ये भारत की पहली बोलती फिल्म है। इसके निर्देशक कौन थे? इसके निर्देशक थे अर्देशीर ईरानी, सी ऑप्शन सही होगा। ये कई बार आया हुआ प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, चलिए ओके, थैंक यू।